ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। और चाइना के साथ सोते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। तुम्हें पता है तुम फिलिस्तीन के लिए झंडे, अपने देश के लिए तो ऑनेस्ट होते नहीं हो गद्दारों, लेकिन दूसरों के लिए तुम हो जाते हो। फिलिस्तीन का झंडा उठा लोगे, हमास का उठा लोगे, सऊदी का उठा लोगे, दुबई का उठा लोगे, जबकि जॉर्डन की तो तुम्हारे को पता नहीं होगा जॉर्डन क्या होता, तुम्हें तो यही नहीं पता होगा, खैर भी कर रही हूं। लेकिन जो भी हर किसी का झंडा उठा लोगे, लेकिन अपने देश का तिरंगा नहीं, अपने देश के लिए वफादार नहीं रहोगे। जबकि अरब देश तुम्हें बिल्कुल मेरी सोच की तरह नौकर ही समझते हैं। वो मतलब जितना बदसूरत आदमी हो सके है ना, वाने या ना पूरी कोशिश कर ली अपने आप है, इस तरीके से एक राक्षस बनने की कोशिश कर ली पूरी। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। तो भारत के पास दो ऑप्शन है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मायदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। बी लेवल भुट्टो, तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे प्यारे दुश्मन। देख, तेरे जैसों से भरोसा है। हमारी नेवी ना बहुत नाराज चल रही है, कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए और आपकी सेवा भी हो जाए। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा, पहले एक बात बताओ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आया हुआ है? किसी के काम आ गए हो क्या? देखो, हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरी दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट से अपील है कि कोई ऐसा कैप्सूल बनाओ कि हम इंसान के अंदर उसे घुसा दें और फिर इंसान ऐकी बहकी बात ना करके सीधा स्ट्रेट हो जाए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि बिल्लो रानी अगर स्ट्रेट ना हुई तो पाकिस्तान में इनको बड़ा खतरा है। इनका हाफना वहां कभी बंद होगा ही नहीं। और सत्ता के जिस गलियारे में ये घुस चुके हैं वहां पे आगे आफरीदे लाफरीदे खड़ा है और वो इनका हाफना कभी बंद नहीं होने देगा, और वो भी फ्री में, क्योंकि पैसा वो किसी को देता नहीं है। तो मिस्टर बी लेवल भुट्टो, हमें तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, थोड़ा वेट कर लो, कैप्सूल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या क्या काम करना पड़ता है बताओ। कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान अमेरिका का एलाय है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी है बड़ी, और ये सबके प्रयास से बनी है। मोदी जी ने उस इकोनॉमी को कम बढ़ाया, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले कि एक बाइट काट के बताएं, मान लिया कांग्रेस ने, बिल्कुल नहीं माना कांग्रेस ने। हम कहां होते अगर मोदी जी बीच में इकोनॉमी का बंटाधार ना करते। हम तो ये सरकार से पूछते हैं, आप 20 साल राज में रहे, केंद्र में 11 साल, एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। तो रहने दो फिर। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? दिलजीत दोसांझ, जो कि एक भारतीय भांड है, वो पाकिस्तानी भांड हानिया आमिर के साथ मिलकर एक मूवी बनाता है, जिसका ट्रेलर उसने अपने इंस्टाग्राम पर अभी पोस्ट कर दिया है। अभी हानिया आमिर के बारे में आपको नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान से बता दूं। पहलगाम अटैक हुआ था तो हानिया आमिर वहां पे चुप थी और दिलजीत दोसांझ ने वहां पर वाहेगुरु लिखकर एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी। चलो, इसने भारतीय होने का काम किया, उसने पाकिस्तानी होने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के तत्पश्चात ही हानिया आमिर ने 140 करोड़ भारतीयों को कायर कहा था। भारत के 140 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को गालियां दी थी, यहां तक कि हमारे आर्मी को भी कायर कहकर संबोधित किया था। यूं कहूं तो उसने अपने पाकिस्तान
पाकिस्तानी होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया, उसे भारत के अंदर उसके इंस्टाग्राम पेज को, उसके यूट्यूब चैनल को, सबको बैन कर दिया गया। यहां तक कि सारी चीजों को रोक दी जो पाकिस्तान वहां से इन्फ्लुएंस कर रहा था। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो कि भारत में भांड का काम करता है और वहां हानिया मिर्जा जो कि भांड की काम करती है, इन दोनों का ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये कोलैबोरेशन के साथ मूवी सामने आई है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी भी मानवता ना बची हो तो पहलगाम अटैक के जो व्यक्ति थे जिनको धर्म पूछकर मार दिया गया था, गलती से दिलजीत दोसांझ जी अगर उसके अंदर आपके मां होते या पिता होते और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो आप आनंदित होते। लेकिन उसके पश्चात भी जिसने हमारे इंडियन आर्मी को गाली दिया, यही नहीं, अभी और सुनिए, भारतीयों को गाली दिया, उस भांड हानिया आमिर के साथ आप काम करते? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि जनरल जीडी बख्शी जी ने कहा था, ट्रस्ट अ रॉड बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तान। हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ हाउ आई वेंट फ्रॉम लर्निंग केस लॉस टू बिकमिंग वन माई सेल्फ। क्योंकि आजकल मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मोटो हो चुका है कि आ बैल मुझे मार। ऑन अ मोर सीरियस नोट की वो जो 7 मई को मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, उसके 2 पहलू है। जो पहला पहलू है उसके लिए मैं आपसे विनती करूंगी कि आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसके एंड में मैंने एक और वीडियो डाल रखी है। और उसका दूसरा पहलू ये था कि एक पाकिस्तानी मोहतरमा ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कैसे इंडियन आर्मी ने ओपन फायर कर दिया है सिविलियंस पे। तो मेरे को तो बहुत खुंदस है कि भाई देखो, शायद पानी ना मिलने की वजह से आपके दिमाग के तार उड़ चुके हैं और आप डिल्यूजन हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मैंने अपने इंडिया को डिफेंड किया। उस चक्कर में, उस गुस्से में मैंने 2-4 इधर उधर और बातें कर दी, जिसके लिए मैंने बाद में क्षमा मांगा। बट अब देखो, दिक्कत ये हो गई कि जो अनसिविलाइज लोग हैं, जिनको भारत की संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे पीछे आ गए कि भाई नहीं, इसका सर तन से जुदा कर दो, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई देखो, मैं एक बात बोलूंगी और एक ही बार बोलूंगी, ये भारत है और यहाँ पे संविधान चलता है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई और लॉ चलेगा तो आप बहुत डिल्यूजनल है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, ओ भाई बाबा तो गुची के चश्मे पहन रहा है, ओ भाई बाबा तो इतनी महंगी जैकेट पहन रहा है, ओ भाई बाबा तो प्राइवेट जेट में घूम रहा है। भाई बाबा ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो सिर्फ वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं जो नंगा नाच करके पैसा कमा रहे हैं और अपनी माँ बहनों को गाली देके पैसा कमा रहे हैं। भाई बाबा कैसे कर सकता है? बाबा तो भाई कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है, बाबा तो भाई सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, बाबा तो भाई बेसहाराओं का शादी करवा रहा है, बाबा तो सिर्फ भूखों को खाना खिला रहा है। भाई बाबा कैसे लग्जरी लाइफ जी सकता है? भाई ये तो सिर्फ बुरे कर्म करने वाले जीते हैं। साथियों, कल ईरान ने कतर के ऊपर जबरदस्त अटैक कर दिया। अब यहाँ वाले उनके सपोले जो नाजायज पिल्ले हैं वो परेशान है कि 57 में से कौन से अब्बू का साथ दे। या तो अब्बू ही अब्बू का दुश्मन है। कि तुरंत सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया? बड़ा सवाल है कि बिना अमेरिका के इस्राइल कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया और ईरान के फोर्डो पहाड़ी के ऊपर बंकर बस्टर भेजने से भी न्यूक्लियर प्लांट नष्ट नहीं होता है, अमेरिका सफल नहीं होता है, तब अमेरिका क्या करेगा? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। इन वजहों से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इस्राइल के मसले से दूर रहें। बस हवा निकल गई। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। और इसके बाद खामोशी। और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह, बिल्कुल। ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो रही है। एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। दिलजीत वाज साइलेंट। और अब कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का, तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, तो बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। अगर आपका दुश्मन देश आपकी वजह से जश्न मना रहा है और आप ही के देश पर हंस रहा है कि कर लो जो करना है, तो आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर असफल हो चुके हैं। चूना लगा दिया। क्योंकि अब ये कोई धर्म के बारे में नहीं है, ये सिर्फ देशभक्त होने के बारे में है, जो कि हानिया आमिर स्पष्ट रूप से है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने आज वो सम्मान खो दिया है। अगर हर्षवर्धन राणे स्टैंड ले सकते हैं अपने देश हित में, खत्म, तो दिलजीत क्यों नहीं? शेम ऑन यू दिलजीत दोसांझ। थू है ऐसे कलाकार पे जो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश के मान सम्मान को नीचे गिरा देते हैं। यार मेरी एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं सीमा को कुछ बोलती हूँ तो बुरा भक्तों को क्यों लगता है? मुझे लगता है ये सीमा के साथ मिलने में है। हाँ खाला, ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। मैं जैसे भिखारी और गंडबरी कौम का नाम लेता हूँ, वैसे ही पाकिस्तानियों के पिछवाड़े के अंदर देगी मिर्च का सा तड़का लगता है और घाघरा उठाकर नाचते हुए कमेंट के अंदर आते हैं। अब ये कौन सा कनेक्शन है, मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताओ।
माशु दोस्तों, मैं यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि देश की फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाए तो एक काम करो, इस्तीफा दे दो। इतनी एटीट्यूड देश के लिए सही नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, मैं सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ, मैं टी शर्ट पहनता हूँ। अभी भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं दोस्तों जो बोलेंगे कि उसने तो यूपीएससी क्लियर किया है, तूने क्या किया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात। मैं उन लोगों को आंसर देना चाहता हूं कि मैंने भी कितने बार यूपीएससी किया है, अनगिनत बार। आप गिन भी नहीं सकते हो, मैं खुद नहीं गिन सकता हूं क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं आती। मैं नोटबुक में यूपीएससी लिख करके इरेजर से अनगिनत बार क्लियर किया हूं। अभी भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं दोस्तों जो बोलेंगे कि डिग्री, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं जहां पे रहता हूं वहां पर 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और मैं फॉरेन में रहता हूं, तो इस हिसाब से मैं फॉरेन मिनिस्टर बन सकता हूं। मैं मोदी से यही बात करना चाहूंगा।